चलिए बच्चे आ जाइए, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, बस अपोजिट टर्म को यूज किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस की, तो देखिए सेकंड क्वेश्चंस में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो देख लो P 16 है और Q 17 है, यानी +1 हो गया। 18 से 20 यानी +2 हो गए। लेकिन OGRESS इसमें भी, OGRESS इसमें भी। अब देख लो QT क्या रहा, तो सर सेम रहा, ठीक है। लेकिन यहां देखो 15 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 18 मिलेगा, और 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 मिलेगा। उसके बाद RESS देख लो कॉमन है, तो शुरुआत में 1 2 बदला, फिर अगले बार में 2 3 बदला, तो अगले बार में 4 5 बदलेगा। यानी अब इसमें +5 और इसमें +6 हो जाएगा। बाकी जो SS है ना वो सेम रहेगा। तो देख लो QTRK 18 5 23 और 6 5 11 और SS सेम बच जाएगा। अब देख लो ये वाली व्यवस्था किसमें है, तो QTRKW चाहिए। QTRKW KSS ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, टेप है ना, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस किया गया है, तो 20 से 1 माइनस करेंगे 19, और 20 के बाद 1 प्लस करेंगे 21। 27 में से 1 माइनस करेंगे 26, और A के बाद अगला होता है B। 15 में 1 माइनस किया तो 14, अच्छा 16 में 1 माइनस किया तो 15, और 16 के बाद हो गया 17। 5 में 1 माइनस किया तो 4, 5 के बाद 1 जोड़ा तो 6। यानी -1 +1 वाली व्यवस्था चल रही है। तो हमें किसके लिए चाहिए, तो हमें MOCK के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, MOCK के लिए। तो क्या करना है ना, -1 और +1 करेंगे, ठीक है। -1 और +1, तो 13 में से 1 माइनस किया 12, 13 + 1 14 हो गए। 15 में से 1 माइनस किया 14, और 15 1 16 हो गए। 3 में से 1 माइनस किया 2, और 3 1 4 हो गए। और 11 में से 1 माइनस किया 10, और 11 1 12 हो गए। यानी L से शुरू L पे खत्म चाहिए। ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन कैंसिल। L के बाद NN चाहिए, तो ये वाली ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। और ऑप्शन नंबर A है बच्चे, वही हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा देखिए, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए राजीव कहता है इसकी बेटी के पिता। तो सोचिए, आकांक्षा की बेटी के पिता जो होंगे वो आकांक्षा के पति होंगे, की पत्नी। तो आकांक्षा के पति की पत्नी आकांक्षा होगी, की माँ यानी आकांक्षा की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आकांक्षा की जो माँ है यानी तस्वीर वाले की जो माता है ना, वो किसके, राजीव के पत्नी की बेटी यानी राजीव की बेटी, की माँ यानी राजीव की पत्नी की सास है। तो राजीव की पत्नी की सास जो होगी वो राजीव की कौन होगी, तो माता होगी। इसका मतलब उसकी माता और इसकी माता दोनों सेम है, तो राजीव आकांक्षा का भाई लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट है। देख लो, ठीक है। कौन कहता है, तो राजीव। इसकी बेटी, आकांक्षा की बेटी के पिता, के पिता की पत्नी, की पत्नी की मां। अच्छा मां भी था, एक जनरेशन हम छोड़ दिए थे। इसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां यानी आकांक्षा की मां। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी की मां, ठीक है, की सास है। तो ये जो है ना, ये जो है इसकी कौन है, सास है।
तो ये सास जैसे ही होगी तो ये राजीव की कौन हो जाएगी? माता। अब देखो, ये महिला आकांक्षा की भी माता है और ये महिला राजीव की भी माता है। तो जब दोनों की माता सेम है तो राजीव और आकांक्षा आपस में भाई बहन होंगे। तो राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है? तो सर राजीव आकांक्षा का भाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा देखो, 343 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये 7 का होल क्यूब है, यहां से हमने 7 ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो 7 7 49 हो गए। 2 से गुना करवा दिया तो 98 हो गया और 7 को अगर 3 से गुना करवा दिया तो 7 21 हो गए। ठीक है। अच्छा देखो, तो 512 की अगर हम बात करते हैं तो 512 किसका क्यूब? तो 8 का क्यूब है। तो यहां से हम 8 लेते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64। 64 को किससे गुना? 2 से गुना 128 चाहिए, है क्या? 4 दूनी 8 नहीं है। अच्छा देखो, ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, खत्म। किसका क्यूब है? तो 11 का क्यूब है। तो यहां 11 का स्क्वायर लेना है और गुना 2 करना है। 121 दूना 242 और यहाँ 11 को 3 से गुना करना, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। अर्थ को क्या लिखता है? 8 20 18 1 5। देख लो, h की प्लेस वैल्यू होती है 8, t की प्लेस वैल्यू 20, ar की प्लेस वैल्यू 18, a की प्लेस वैल्यू 1 और e की प्लेस वैल्यू 5। इंटर क्रॉस करवा के प्लेस वैल्यू लिख दिया। ऑर्बिट का लिख दीजिए, ऑर्बिट। ध्यान से देखिएगा, t की प्लेस वैल्यू 20, i की प्लेस वैल्यू 9, b की प्लेस वैल्यू 2 18 और ये 15। 20 9 2 18 15 ढूंढ लो। 20 9 2 18 15 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो इसका है ये ऑप्शन नंबर डी है। देख लो बच्चे, पूछता है सर इसमें कितने आयत हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने निकाला एक आयत, ये हमारा हो गया दूसरा आयत और ये हमारा हो गया तीसरा आयत। 3 आयत मिल गए क्या? अब देखो, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़े तो 4 आयत और इन दोनों को एक साथ जोड़े तो 5 आयत और इस पूरे को एक साथ जोड़े ना तो यहां से मिलेगा 6 आयत। 6 के बाद ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया छोटा वाला 7 नंबर, इस दोनों को मिला देंगे तो ये 8 नंबर, ये छोटा वाला हो गया 9 नंबर, 6 तक मिल गया है। 6 के बाद कलर चेंज कर देता हूं, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। 6 के बाद देखो, ये छोटा वाला 7, ये छोटा वाला 8, ये छोटा वाला 9 और ये छोटा वाला 10। 10 तक पहुंच गए क्या? 10 के बाद अगर हम इस दोनों को मिला दे तो 11। इसी तरह से अगर यहां से मिला दे तो 12 और इसी तरह से इस पूरे को मिला दे तो 13। 13 के बाद ध्यान दोगे, अगर हम यहां से मिला दें तो 14, यहां से मिला दें तो 15 और सिर्फ इस दोनों को मिला दें तो 16। 16 के बाद ये वाला यहां से मिला दें 17। 17 से ज्यादा कोई दिया नहीं है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं सर, किसी न किसी प्रकार संगत है, असंगत को आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 में अगर 7 जोड़ोगे 10 हो जाएगा और 13 में 7 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। इसी तरह 8 में 7 जोड़ोगे 15 हो जाएगा और 4 में 7 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, पहला में कहीं दिक्कत नहीं। 10 में 7 जोड़ोगे 17,
20 में 7 27, 11 में 7 18 और 15 और 7 होते हैं 22। दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं। 17 में 7 जोड़ोगे तो 7 7 14, यानी 24 चाहिए था। 1 में 7 जोड़ोगे तो 8, यही अलग हो गया। 22 में 7 जोड़ोगे, 1 + 7 8, यहां पे कितना जुटा है +8। हो देख लो, यहां जुटा है +8। 22 में 7 जोड़ोगे तो सी की प्लेस वैल्यू 29 आएगी, और 18 में 7 जोड़ोगे तो 25 आएगा। तो सब में कितने जुटे हैं बच्चे, लास्ट में भी 7 7, लेकिन इसमें लास्ट लेटर में 8 जुटा है ना, इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। 5 फरवरी 2008, तो बेस बाबू किसको बना लेंगे, तो हम लोग सर 2007 को बेस बना लेंगे। 2000 की बात करें तो 0 हो गया। इस 7 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 और शेषफल भी 0 बचेंगे। 4 से भाग दे तो 4 एकम 4। अब जाना है फरवरी तक, तो 2008 में जनवरी पूरा बिताएंगे और फरवरी 5 दिन, तो 5 3 8 1 9/7, 9/7 यानी शेषफल कितने बच गए, तो शेषफल हमारे पास 2 बच गए, और 2 का मतलब होता है मंगलवार। तो आंसर हमारा मंगलवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। बर्तन, चम्मच और स्टील की वस्तु में बी को लगा लो। देखो, जो भी बर्तन होगा, जो भी चम्मच होगा, वो सभी बर्तन का हिस्सा होगा, और सारा चम्मच और सारा बर्तन स्टील का नहीं बनता है, लेकिन कुछ चम्मच और कुछ बर्तन जो बनते हैं वो स्टील के बनते हैं। तो आंसर किसको लगा लो बच्चे, तो बी को लगा लो। अच्छा देखिए, 7 है तो 1 कम करके 6 से गुना कर दिए, 42 हो गया क्या। 9 है तो 1 कम करके 8 से गुना कर दिए तो 72 हो गया क्या। 11 है तो 1 कम करके 10 से गुना कर देंगे तो 110 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिख जाएगा ना, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए 5 की बात करें तो 5137 लिखता है, और इसी तरह से रैट की बात करें 924 लिखता है। अब देख लो, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना तो समझ लेना ये व्यवस्था जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चल रही है। व्यवस्था कैसे चल रही है, तो जो जहां है उसका कोड वहीं चाहिए। तो किसके लिए चाहिए, एफ की बात करें तो एफ के लिए 5, ई की बात करें तो ई के लिए 7, ए की बात करें तो ए के लिए 2, और आर की बात करें तो आर के लिए 9, यानी 5729 चाहिए। 5729 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम। अच्छा, 6 बजे तो घंटे की सुई दक्षिण दिखेगी, लेकिन उसको सुई पश्चिम दिख रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी हुई है। तो मिनट की सुई उसको कहां दिखेगी, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के दिखेगी, यानी उसको पूरब में दिखेगी। पूरब नहीं, हाँ पूरब में दिखेगी। तो आंसर बी हो जाएगा। देख लो, यही घड़ी है, 12:06:39, घड़ी में 6 बज रहे हैं। तो जब घड़ी में 6 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई है 6 पे होगी। अब कहता है कि सर यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम में, ये इसको पश्चिम दिखता है तो ये पूरब हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। अब पूछ रहा है सर तो मिनट की सुई किस दिशा को संकेत करेगी, तो पूरब की सुई पूरब दिशा को संकेत करेगी, इसीलिए हमने आंसर किसको लगाया, तो ऑप्शन नंबर बी को लगाया, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखो तो 12 में 1 की कमी कर दोगे तो 11 होगा, 11 में 1 की कमी करोगे 10 होगा, तो 10 में 1 की कमी करोगे 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर,
बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर है। बाएं के दाएं जोड़ दिए 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। ये 25 किधर से तो लेफ्ट से, और लेफ्ट से 25 वैल्यू बच्चे y का होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं के पहले यानी कितने ऑड नंबर ऐसे हैं, कितने ऑड नंबर ऐसे हैं जिनके पहले संख्या 4 आती है। तो देख लो 4 को पकड़ लो, 5 ऑड नंबर है उसके पहले 4 आया है, 9 ऑड नंबर है उसके पहले 4 आया है, 3 ऑड नंबर है उसके पहले 4 आया है, लेकिन 8 ऑड नंबर नहीं है तो ये व्यवस्था बस 3 ही होगी। तो आंसर 3 को लगा लेना। इनटू का अर्थ है कि सर आप प्लस का साइन दो, डिवीजन का अर्थ है माइनस लगा दो, प्लस का अर्थ है इनटू कर दो और माइनस का अर्थ है भाग लगा दो। तो 4 सत्ते 28 हो गए, 7 दूना 14 हो गए, 20 और 40 60 हो गया, 60 में से 14 निकला तो 60 में से 14 निकला 46 आंसर हो गया। आगे चलेंगे। देखिए सभी वाहन 4 पहिए है। वाहन ने कहा मुझे दहेज स्वरूप 2 चाहिए, वाहन के पास 1 था। सभी कारें वाहन हैं, कार ने मांगा दहेज मिल गया। वाहन तक आने के लिए 4 पहिया ने 1-2 में मदद कर दिया, बात क्लियर हो गई। यानी ऑप्शन नंबर 20 के लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देख लो जितने कार थे वो सभी 4 पहिया थे। ठीक है, सभी 4 पहिया वाहन है, जितना भी 4 पहिया है वो क्या है वाहन है। अब कहता है सभी वाहन 4 पहिया है, तो सभी वाहन तो 4 पहिया नहीं दिख रहे हैं, गलत हो गया। सभी कार वाहन है, सभी कार वाहन दिख रहे हैं, सही हो गया। 9.11 घंटे को घंटा मिनट और सेकंड में बदलिए। कुछ मत कीजिए, डेसिमल के बाद जो संख्या है ना बच्चे, इस संख्या को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 6 66 हो गए। ठीक है, जब 2 अंक में आए तो 1 अंक को मिनट साबित कर दो, ये मिनट हो गया, ये आपका घंटा हो गया। और अब जो अंतिम बच गया उसको फिर 6 से गुना कर दो तो ये सेकंड हो गया। इसका मतलब 9 घंटा 6 मिनट और 36 सेकंड हो जाएगा। देखो ये वाली व्यवस्था कहीं है क्या, 9 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक ही पासे को कितनी बार घुमाए हैं, तो 2 बार घुमाए हैं। कितनी बार घुमाए हैं, 2 बार। अब कहता है 6 के विपरीत सतह पे बताइए क्या होगा। अब अगर दोनों में हम देखें तो एकमात्र 3 ही कॉमन है, और 3 से 6 आने का मतलब है एंटी क्लॉक घूमना, क्लॉकवाइज घूमना। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे बच्चे तो 5 आएगा। 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस वाले को छोड़ दिया, अगला पे रुका, फिर 2 गो को छोड़ दिया, अगला पे रुका, फिर देखिए 1 2 3 गो को छोड़ दिया, अगला पे रुका। तो अब 1 2 3 4 को छोड़ेगा और इस वाले हिस्से को कलर करेगा। तो इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लो कहता है सर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए ए लेसर है डी से, अगर ए से डी तक जाने की बात हो तो सी के ऊपर चाइना वॉल है, यानी यहां मामला फंस गया। अब कहता है बी ग्रेटर है ए से, तो देख लो सही में बी ग्रेटर है ए से। फिर कहता है सर ए ग्रेटर है ई से, तो देखिए ए यहां भी लेसर है ई से और ए यहां तो जा ही नहीं सकता, तो इसके कारण ये वाली मामला खत्म हो गई।
अब कहता है सर सी ग्रेटर है ए से, तो ध्यान से देखो अगर यहां से यहां तक का हम कंक्लूजन ले तो सही में सी ग्रेटर है ए से, ये बात सही है। फिर कहता है सर ए लेसर है ई से, देख लो यहां वाली केस में ए लेसर है ई से, तो ये भी हिस्सा सही है और ये भी हिस्सा सही है, यानी यही 100% जो है ना बच्चे सही है। एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानकेशो और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन है। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है, तो अगर हम कारगिल की बात करें, कारगिल की बात करें तो किसके, तो सुब्रतो के दाईं ओर है, सुब्रतो के दाईं ओर है। और कटारी करियप्पा के बाईं और कारगिल के दाईं ओर है, तो कटारी कहाँ है, कटारी जो है वो करियप्पा के बाएं और कारगिल के दाईं ओर है। सुब्रतो मानकसो के दाईं ओर है, मानकसो कोई है उसके दाईं ओर सुब्रतो है। कौन सा सदन बीच में है, तो कारगिल सदन बीच में है। कारगिल सदन बच्चे ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। देखिए बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम को आप तर्क संगत रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तर्क हो सकते हैं ना। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसके लिए पहले पॉपुलेशन जानना पड़ेगा। अगर हम लैंड की बात करें तो उसके लिए लैंड जानना पड़ेगा कि किसका कितना लैंड है। तो ये बाबू रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका आर्ट्स का क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे अरेंजमेंट होगा या नीचे से ऊपर अरेंजमेंट होगा, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण अरेंजमेंट होगा। नासिर जी 95 को जीएस में भेजिए। अच्छा देख लो तो 6 पचे 30, 6 2 8, 30 में से 8 गया 22 बचा। 6 को 5 से गुना किए तो 30 और 6 में +2 जोड़ दिए तो 8 और 30 में 8 घटा दिए तो कितना हो गया, तो 22। सेम तरीका करेंगे। 9 गुने 5 तो 9 पचे कितने हो गए, 45 और 5 4 9, 5 + 4 9, 45 में से अगर हम 9 घटा दें 36। दिया है क्या, नहीं दिया है, ओहो हो। 6 6 12, 5 दूना 10। 6 गुने 6 की बात करें तो 12 और 5 गुने 2 की बात करें तो 10, 12 10 22। तो 9 पचे 45, 4 पचे 20, नहीं जाएगा। 6 + 6 कर दे तो 12 और 5 गुने 2 कर दे तो 10, जोड़ दे तो 12 10 22 होता है। 5 + 9, 9 5 कितना, 14 और 4 गुने 5, 5 चको 20, 14 और 20 जोड़ दे तो 34 होता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है, इंफॉर्मेशन बोर्ड जो पार्क में लगा है उस पर लिखा है, कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा ना फैलाएं और आप अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। तो मान लीजिए हम एक पार्क में घूमने गए, वहां नोटिस बोर्ड लगा हुआ था और नोटिस बोर्ड पे स्पष्ट रूप से छपा हुआ था, कूड़ेदान की बात कही गई थी कि कूड़ेदान में ही कूड़े का प्रयोग करें, इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं और अपने समुदाय को क्या साफ रखने में मदद करें, ठीक है। अब देखो जब ये हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या अजम्पशन लेंगे, इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है, ये हम बिल्कुल 100% अज्यूम करेंगे, सोचेंगे। सभी लोग द्वारा इस सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है, ये तो हम सोचेंगे ना कि इतना बड़ा सूचना पत्र लगा हुआ है तो जो भी लोग आएगा पार्क में जो इस सूचने को जरूर देखेगा, तो हम अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि सियोरिटी होता तो ये गलत हो जाता, अजम्पशन की बात कर रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही है और ऐसी व्यवस्था में ऑप्शन नंबर डी में दिखती है।
जो देखिए मक्खी से जिस प्रकार मधुमक्खी से शहद मिलता है ना, उसी प्रकार फूल से क्या मिलेगा बच्चे, तो खुशबू मिलेगा। प्रदीप कहता है विशाल की माँ, कौन कहता है, प्रदीप कहता है, किसकी माँ, विशाल की माँ, मेरी माँ की यानी प्रदीप के माँ की यह जो है ना इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो चलिए निकालते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम विशाल है तो ये हमारी माता और ये हमारे माता की माता, तो माता की माता नानी हो गई और नानी का जो बेटा होगा वो मामा होगा। नानी का बेटा कौन होगा, मामा होगा। मामा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बच्चे इसके लिए परफेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्गन, हीलियम, सोडियम और नियॉन। साइंस का ये ऑड मैन आउट देता है ना तो दिमाग का दही कर देता है। ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, आशीष सर हैं क्या? अच्छा बाबू, सोडियम हो जाएगा क्योंकि आर्गन, हीलियम और नियॉन ये क्या है, गैस है, लेकिन सोडियम जो है वो अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब सवाल को समझिएगा। आज का सवाल जो है, आज का जो टेस्ट में आपका जो लेवल था बहुत अच्छा लेवल है। चलो देखो यहां पे क्या बोला, कह रहा कि ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। अगर मान लेते हैं कि ए ने इसे 100 रुपया में खरीदा होगा तो 20% हानि पर, मतलब 80 रुपया में बी खरीदा होगा। बी कह रहा है कि इसको 12.5% के लाभ पर बेच रहा है, तो 12.5% के लाभ पर कहने का मतलब हुआ कि 12.5% को लिख सकते हैं 1/8, मतलब 1/80 का 1/8 10 रुपया का लाभ हुआ, मतलब ये आपको 90 रुपया में खरीदा सी, है ना, या खरीदा, या कहने का मतलब 20 को 90 रुपया में बेचा। अब कह रहा है कि डी जो है, सी ने इसको 8% के हानि पर बेच दिया। तो 90 का अगर हम 8% निकालते हैं कि हानि कितना हुआ, तो हानि कितना हुआ 8% 9 मतलब 7.2 का हानि हुआ, मतलब ये आ जाएगा, ये 7.2 हानि पर बेचेगा तो ये आपका आ जाएगा 82.8 आ जाएगा। मतलब सी ने इसको बेचा है इतना में और डी ने इसको खरीदा है इतना में, यही बात कह रहा है। बात समझे? लेकिन यहां बोला कि डी ने इसे इतना में खरीदा, मतलब सी ने इसको बेचा और डी ने इसे खरीदा है, मतलब सी का विक्रय मूल्य और डी का क्रय मूल्य दोनों बराबर होगा। तो ये आपका इतना बार में ये यहां से 82.8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहा, अब यहां क्या कह रहा है बात समझेंगे, कि कह रहा कि ए और सी की हुई हानि के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखो ए ने 100 रुपया में खरीदा और इसको 80 में बेचा, मतलब ए के द्वारा ये एसपी हो जाएगा भाई। फिर बोला कि सी के हुई हानि, मतलब सी देखो यहां से, बी ने इसको इतना में बेचा, सी ने इसको इतना में बेचा, मतलब सी ने खरीदा था इतना और बेचा इतना में, तो सी का एसपी। तो देखो यहां पे हानि कितना हो रहा है, तो 7.2 की हानि हो रहा है, और यहां पे देखो यहां पे 20 का आपका क्या हो रहा है, हानि। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो अंतर है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर देखो कितना है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है ये आपका 12.8 का अंतर है। तो यहां से आपको 12.8 अगर गुना कर देंगे तो यही आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से आपको अगर बात करें कि 8 या 24, 3 से काटेंगे, 8 या 24, 3 दूनी 6, 2 8 या 24, मतलब ये कट जाएगा आपका 3 बार में। और 3 बार में जब कटेगा मेरे भाई, तो ये 8 या 24, ये 8 और यहां से आ जाएगा इतना, मतलब इतना रुपये का दोनों के बीच का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर है। क्या इस बात को समझ पाए भाई? कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, क्योंकि एसपी जो है ए का एसपी हो जाएगा आपका 80 और सी का एसपी हो जाएगा, जो डी खरीद रहा है वही एसपी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इस बात को समझ पाए, और बेहतरीन सवाल था। अगले सवाल की अगर बात करें कि 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है।
एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। एक ये सर्कल है, ठीक है। इसको क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करा दो इसको। इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहां पे इसका सेंटर होगा और यहां पे इसका सेंटर होगा। और जब ये सेंटर होगा मेरे दोस्त, तो ये यहां से इसको इस तरह से खींचा जाएगा। याद रखना यहां पे दोस्त कि ये आपका 90 डिग्री पे यहां पे कट करेगा, ये 90 डिग्री पे कट करेगा, इस बात को समझना। ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ये ए है, ये ए है और ये आपका मान लेते हैं कि ये बी है, ठीक है। और ये आपका ए बी, ए और बी उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। ए बी आपका केंद्र के बीच की दूरी है। ये एम मान लो और ये आपको मान लो सी और डी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इस बात को यहां पे क्वेश्चंस कह रहा है। अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि ये 7 है, ये 5 है और ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी 10 है। अब ये बीच की दूरी 10 है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये बीच पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है ये पता नहीं। केंद्र आपका किधर भी हो सकता है। केंद्र यहां पे, अगर ये दोनों सर्कल अगर बराबर होता तो इसको बीच 2 बराबर भाग में बांटता, लेकिन ये सर्कल आपका अलग अलग है, इसलिए 2 बराबर भाग में इसको कभी भी काटने नहीं काटेगा। और यहां से आपको पूछ रहा है ए बी बराबर क्या होगा। तो देखो यहां से, देखो यहां से क्या होगा कि क्या हम ए एम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, तो ए एम बराबर लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और इसको एक्स मान लो। एक मिनट, जीवा प्रतिजज करता है ए और बी पे और उनके सॉरी ये आपका टोटल 10 है, ये आपका टोटल 10 है, तो ये आपका x है, ये आपका x है, तो ये आपका 10 माइनस एक्स होगा md। मतलब सी एम अगर x माने हैं तो m और d मानेंगे कितना, 10 माइनस एक्स माने। अब एक बात बताओ कि ये 7 का स्क्वायर हो गया, तो यहां से आपका ये कर्ण है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर होगा। फिर m की अगर बात करें तो यहां से 5 का स्क्वायर और यहां से 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, तो देखो x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहां पे आ गया 49 एक्स स्क्वायर 25 और 10 100 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 10 दूनी 20 एक्स आ गया। तो x से x कट गया, तो यहां से आपका अगर देखने की बात करें 125, 125 में से 149 जाएगा, 125 में से 49 अगर चला गया है ना, 125 में से 49 चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 15 6 और यहां से आ जाएगा आपका 11 में से 6 गया, 15 में से 9 गया 6, तो यहां बच गया 11, 11 में से 6 गया 4 गया, छिहत्तर। तो ये आ जाएगा आपका, है ना, तो ये इधर आएगा, तो माइनस आपका 76 और इधर माइनस 20 एक्स आ गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 ठीक है। तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा तो ये आपका आ जाएगा 76/20, ये 76/20 आ गया। मतलब ये x का मान आ गया 76/20 आ गया। यहां पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस है और कैलकुलेशंस आपको यहां पे क्या कर रहा है, कैलकुलेशन से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कैलकुलेटिव को हम लोग एक मिनट हम गलती की है कहीं पे, ये कर्ण है ना, कर्ण है, एक मिनट यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे भी आपका माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा हमको, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा सुधार लेना। तो ये x x ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ पे देखें कि 100 और ये 100 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव 149 में से 125 चल जाएगा तो ये आपका 124 होगा, ये 20x होगा। तो x बराबर आपका आ गया कितना, ये आपका x बराबर ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका कितना 62 है ना। तो ये आपका आ गया यहां से, कोई दिक्कत यहां से, या तो इसको हम काट सकते हैं 31/5, ये x का मान आ गया। अब जब x का मान आया तो हम am बराबर भी निकाल सकते थे, am बराबर निकाल सकते थे 7×7=49, रूट निकाल देंगे तो ये 7×7=49, तो 7×7=49 और यहां पे माइनस x का वैल्यू करेंगे तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 5 बचे कितना 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 2√66 और यहां पे आ गया 5, है ना। 2√66 आपका यहां पे 5 आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है भाई, ठीक है यहां तक। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की वजह से ये क्वेश्चंस आपके, तो यहां से am बराबर इतना आ गया तो ये आपका 2 बराबर भाग में बढ़ता है am और ये बटेगा तो यहां से आपका ab निकालेंगे तो ab आपका इसका दुगना हो जाएगा। इतना आ जाएगा आंसर। बहुत लंबा सवाल, इसमें कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा था, इसमें कैलकुलेशन ही इतना था कि थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, यहां पे याद रखना है सेंटर को मिलाएंगे तो ये जो आपका जीवा होता है उसको 2 बराबर भाग में बांटता है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन देखो, यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है और यहां पे याद रखना कि क्वेश्चन दिया हुआ थीटा के रिस्पेक्ट में और ऑप्शन भी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और एक ट्रायंगल बनाना है। ये आप एक ट्रिपलेट मान लो 3 4 5, तो यहां से याद रखना कि पी का वैल्यू जो होगा सेक थीटा रखेंगे तो सेक थीटा 5/4 और टेन थीटा का मान रखेंगे तो 3/4 और ये आपका आ गया 2 आ जाएगा, 8/4 2 आ गया। तो पी का मान 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया ये 3 और यहां से पी का स्क्वायर ये आ गया 5, मतलब ये 3/5 आ गया। तो कौन सा आंसर 3/5 देगा, तो 3/5 कौन सा आंसर देगा, तो साइन थीटा ही 3/5 देगा क्योंकि p/h होता है, इसी का मान होता है और यहां पे आंसर आ जाएगा कितना 3/5, मतलब 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या कुछ भी आप थीटा मान के भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थीटा मान के अगर सॉल्व करते हैं, अगर 45 रखते हैं तो ये भी साइन थीटा ये भी कॉस थीटा, यहां भी 45 यहां भी 45, दोनों का मान बराबर होगा, हो सकता है दोनों का मैच कर जाएगा, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, कभी भी जब ये क्वेश्चंस में अगर दिया रहे थीटा पे है और एंगल भी अगर थीटा पर डिपेंड करता है तो याद रखना इसमें आप एक ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल बनाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बेहतरीन सवाल और ये शॉर्टकट आपको हम बताना चाहते हैं कि 200 से लेकर 800 के बीच, 200 से लेकर 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, तो देखो 600 ऐसी संख्या है जिसको कह रहा है कि ना तो 5 से विभाज्य है ना तो 7 से विभाज्य है। तो देखो ना तो 5 से विभाज्य है ना तो 7 से विभाज्य है, तो देखो सुनो 5 से विभाज्य नहीं है तो 5 से पहले जितनी संख्या है 4 और टोटल 5 संख्या में 5 से विभाजित नहीं है, लेकिन 5 से पहले कितनी संख्या 1 2 3 4, वो चारों से डिवाइड होगा। हाँ, फिर कह रहा है कि अब जो संख्या है कह रहा है कि ना ही 7 से डिवाइड है, लेकिन 7 से डिवाइड तो नहीं है, लेकिन 7 से पहले जितना संख्या 7 से पहले संख्या 1 से 6 तक है तो 6/7 से डिवाइड होगा। तो यहां से कट जाएगा आपका 12 120 और 12 चौक 48 8 चौक 48 8, ये हो जाएगा 2880/7। तो ये पूर्ण रूपेण कितना बार में कटेगा वही आंसर हो जाएगा, उतना ही संख्या आपका जो होंगे जो 5 और 7 से नहीं कटेंगे, उसके अलावा किसी भी संख्या से कटेगा। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 से अगर इसको काटे 7 चौक 28 7 1, मतलब पूर्ण रूपेण आपका 711 से कट रहा है तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान तरीके से आपको हम सॉल्व करवाने की कोशिश की। देखो यहाँ 4/5 इसलिए क्योंकि 1 से लेकर 5 तक, 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए लेकिन 4 तक तो डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड नहीं लेकिन 4 तक जितनी भी संख्या डिवाइड होना चाहिए 4/5 लिख लेंगे। 7 से कह रहा है कि विभाज्य नहीं है, लेकिन 7 से विभाज्य नहीं, लेकिन उसके पहले जितने भी संख्या है वो तो विभाज्य होना चाहिए, तो 7 से पहले आपका 1 से 6 तक है इसलिए 6 लिखे और ये आंसर आ गया। अगर कहता कि वो कहता है कि 9 से विभाज्य नहीं है तो 9 से विभाज्य नहीं है तो 8 तक आपका विभाज्य होता तो 8/9 लेते। बात समझे,
तो ये आपका हो गया। अगला देखो, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन सवाल को आप देखो यहां पे कैसे इसको करेंगे। पहले तो यहां पे काम करो, इस छोटी ब्रैकेट का काम करो। तो छोटी ब्रैकेट का अगर काम करते हैं 6, पहले का काम होगा तो 8 चौक 32, तो ये आपका आ गया 1/32, मतलब ये कट गया आपका कितना बार में, 8 बार में। तो ये आपका टोटल मान आ गया 1/8 आ गया। ठीक है, ये टोटल मान 1/8 आ गया, मतलब ये वाला ग्रीन वाला टोटल। ठीक है भाई, अब आगे देखो, यहां से कह रहा है कि ये 1/8 आया। अब मंझली बड़ी ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये मंझली ब्रैकेट की काम करेंगे। तो यहां से देखो +4 -4 गुणा 4, तो पहले भागा काम होगा तो 1/8, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 बार में। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो 2 बार में अगर काम हो गया तो ये आपका 1/8 +4, ये कट जाएगा आपका गुणा में है, तो 4 में से 2 गया 2, तो यहां से 8 दूनी 16, 1 17/8 हो जाएगा यहां पे। ये आ गया आपका यहां तक पूरा 17/8। ये वाला आपका पिंक कलर का देख रहे हैं, तो यहां से आपका ये 17/8 आ गया, मतलब ये 17/8 आ गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहां से 17/8 और -2 और भागा, देखो 8 में से 3 गया तो यहां पे 5 आ गया, और यहां पे आपका, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का काम होगा सबसे पहले, तो यहां से 8, पहले इसका काम करेंगे, तो ये 5 गुणा में चेंज करेंगे तो 8/17 और -2। ठीक है, तो ये 8 गुणा में चेंज करेंगे तो 17/8 पंचे 40 और -2 करेंगे तो ये कट जाएगा ये इतना बार में, तो 17 ये आपका 10/5, तो यहां पे आ जाएगा 7/5, मतलब ऊपर का पूरा का वैल्यू आपका आ गया 7/5। एक एक टर्म को हम सॉल्व किए और समझने की कोशिश किए। ठीक है, एक एक टर्म को हम सॉल्व किए और देखे किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है भाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, मतलब यहां से ऊपर वाला का जो सॉल्व आया तो वो आ गया कितना, ओ पहले एक मिनट, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ था ना, सॉरी, ये बड़ी ब्रैकेट पूरे पर लगा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। बड़ी ब्रैकेट थोड़ा पूरे में लगा हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ इसी में लगा दिए थे। बड़ी ब्रैकेट आपका पूरा में लगा हुआ है, ये वाला यहाँ नहीं है, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला पहले काम होगा ना भाई। तो यहां से आपका 8 पंचे 40/17 -2, तो ये 17 दूनी 34, 34 40 में से 34 चल गया तो ये 6/17, तो 8 गुना 17/6, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3, तो 17 चौका 68/3, ये आ गया आपका ऊपर वाला 68/3 आ गया। ठीक है, अब ये 17/68 68/3 आ गया, तो अब नीचे वाला सॉल्व करो। तो पहले हम का काम करेंगे, तो 8 दूनी 16, तो ये आपका हो गया 16, तो ये 16 हुआ। फिर भागा का काम करेंगे, तो भागा का काम करेंगे तो ये 8 गुणा करेंगे तो 1/16, तो ये आपका आ गया 2 बार में। तो यहां से 8 गुना 8 भागा 4, और ये वाला पूरा टर्म आ गया आपका -1/2 और -7। कैलकुलेशन है, इसमें करना ही पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से 8 दूनी 16 -1/2 -7, तो 16 में से ये 16 में से 7 गया, तो 16 में से 7 गया 9, तो 9 हो गया 9 -1/2, तो यहां से 9 दूनी 18, 18 1 17/2 आया, मतलब नीचे वाला आपका मान आ गया 17/2 आ गया। तो ये 68/3, एक एक करके सॉल्व करेंगे तभी जाके ये बन पाए। 17 चौका 68, मतलब ये 8/3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है भाई, यहां पे एक बात समझना कि तभी ये क्या करना है कि ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे तभी जाके सॉल्व हो पाएगा और एक्चुअल में आपका राइट सॉल्व हो पाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से अगर इसको एक बार सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो यहां पे हम लोग क्या किए, पहले छोटी ब्रैकेट का काम की, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का काम की, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के अंदर का काम की। तो अपने आप जैसे जैसे करते जाएंगे आंसर अपने तक पहुंचते जाएगा, और नीचे जो आपका जो हर वाला था उसको हम लोग छोड़ दिए, बाद में उसका काम किए और बाद में कम करके उसको सॉल्व में लगा दिए। अब देखो यहां बोला गया कि 8000 की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया। ठीक है, मूलधन आपका 8000 था और रेट आपका 10% था। एक निश्चित समय में
9261 राशि प्राप्त होता है जब वो अर्धवार्षिक अगर संयोजित होता है। तो देखो यहां सुनो, मतलब यहां पे बोला गया कि 8000, मतलब यहां पे देख लो कि 8000 ये मूलधन था और ये 9261 हो गया ये अमाउंट। लेकिन रेट बोला गया है कि रेट बोला गया है 1/10 है। रेट आपका यहां पे 10% है। रेट अगर 10% है तो ये 5/5% हो जाएगा। 5% को लिख सकते हैं 1/20। क्यों लिखेंगे 5%? क्योंकि ये अर्धवार्षिक है ना, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है 1/20। मतलब 20 से ये 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। तो यहां एक बात बताओ, कितना क्यों करेंगे, कितना इस पे पावर चढ़ाएंगे जो कि 8000 के बराबर आ जाएगा। तो यहां 3 और यहां 3, मतलब यहां पे n बराबर आपका 3 आ गया, मतलब टर्म आपका 3 आ गया। तो टाइमिंग आपका आधा होगा, मतलब टाइमिंग होगा 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 वर्ष आपका टाइमिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक दिया है, तो अर्धवार्षिक दिया है तो टर्म आपका कितना होगा, 3 टर्म होगा, 3 टर्म होगा। लेकिन आपका 6 महीने का होगा, तो 6 महीने का पीरियड होगा, तो 6 मतलब हो गया आपका 18 महीने। तो 18 महीने में आपका कितना साल होगा, 1.5 साल होगा, मतलब टाइमिंग आपका 1.5 साल होगा। अब देखो यहां क्या बोला है, जब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होना चाहिए। ऊपर अर्धवार्षिक था और यहां वार्षिक रूप से अगर संयोजित होगा तो रेट आपका कह रहा है कि दुगना हो जाना चाहिए। तो रेट परसेंट पहले आपका 10% था, अब दुगना कर दिए तो ये 20% हो गया। तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, है ना, 1/5 लिखेंगे तो 5 से 6, 5 से 6 हो गया। लेकिन ये आधा साल की अगर बात करते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, रहने दो 20%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला साल के लिए 20%, लेकिन दूसरा साल के लिए आधा साल है तो रेट भी आधा हो जाएगा, तो 10% और 20 गुणा 10, ए बी फॉर्मूला से, तो ये आपका आ गया 32% आ गया। मतलब 8000 का 32% निकाल लेंगे। जब रेट आपका वार्षिक होगा तो 1.5 साल में रेट आपका ब्याज कितना आएगा, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 1 25, तो ये आपका 2560 आंसर आएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर आएगा, क्योंकि पहला साल आपका 20% होगा, ए बी फॉर्मूला से निकाल दिए, पहला 20%, फिर आपका ये 10%, तो यहां पे 20%, 10% और 20 गुना 10 करेंगे तो ये क्योंकि सेकेंड साल में जो आपका दूसरा साल में आधा ही साल का लेना है तो रेट भी आधा हो जाएगा। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अगला बोला गया गोला का व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है। तो ध्यान देना कि व्यास जो है अगर ये 100 होगा, व्यास अगर 100 होगा तो इसका ये अधिक कर देगा कितना, 240, मतलब 140%। तो इसका त्रिज्या जो होगा, तो त्रिज्या आधा होता है, त्रिज्या आपका आधा हो जाएगा। तो ये बात समझना। करें इसके आयतन में कितना % की वृद्धि होगा, आयतन में कितना % की वृद्धि होगा, मतलब यहां पे आपको निकालना है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना वृद्धि होगा, वॉल्यूम का परसेंटेज कितना वृद्धि होगा, यही आपको निकालना है दोस्त। तो देखो निकालने का क्या निकालेंगे, तो वृद्धि होगा, इसका कहने का मतलब मूल गोले का आयतन, यार रहने दो, रुक जाओ, मतलब यहां पे आपका गोले का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, मतलब ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की अगर बात करें कि ये वॉल्यूम क्या होगा गोले का, हाँ क्या वो किसका, कितना बजे से? 4/3 पाई आर क्यू की अगर बात करें तो पहला आपका वॉल्यूम यहां पे आर क्यू की अगर बात करें तो ये 50 हो जाएगा, 50 का क्यू हो जाएगा। और यहां पे अगर 4/3 की अगर बात करें तो यहां से अगर बात करें कि 4/3, तो यहां पे आपका हो जाएगा 4/3 120 का क्यू, और ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, टोटल 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5 5 25, 125
और ये आ जाएगा 12 बारह ही 144। तो 144 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे, 144 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 144, तो 144 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48, ये 52 हो जाएगा और 5 बचेगा, 12 का 12, 5 17, तो ये आपका हो जाएगा 1728 होगा। तो यहां पे देखो कितने की वृद्धि हुआ, तो कितने की वृद्धि हुआ, तो 1603 की वृद्धि हुआ। देखो तो इतना ही हुआ ना, तो 1603 की वृद्धि हुआ, तो 1603 बटा 125 गुना 100 करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो 25 पंचे 25 चौका, तो यहां से आपका हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, अगर यहां दोगुना कर दें, यहां भी दोगुना कर दें, तो नीचे 10 आ जाएगा। तो यहां 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 16 अठी 128, मतलब ये आ जाएगा इतना परसेंट की वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम इसलिए यहां पे गुना किए दो, क्योंकि यहां पे 10 हो जाएगा, ऊपर भी 2 गुना कर दिए और नीचे भी 2, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो आराम से पॉइंट एक संख्या के बाद। देखो यहां 3 है, पावर 4 निकालना है, पावर 4 का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार स्क्वायर करना है। तो एक बार स्क्वायर किए तो ये आपका -2 आएगा, 3 तिया 9 2, 9 में से 2 गया 7, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ गया 47। ऑप्शन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब a + 1/a अगर ये k दिया हुआ है तो a² + 1/a² निकालना है तो k का स्क्वायर -2 और पावर 4 का निकालना है तो ये आपका हो जाएगा ये पूरे वैल्यू k² - 2 का होल स्क्वायर -2। इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे, आगे के डिजिट को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहां पे tan थीटा, तो 1 प्लस, यहां पे क्या करो, जब भी tan थीटा नजर आ जाए तो 45 रख दो, तो 1 + 1 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू हो गया 4, लेकिन वहां पे रूट निकालना है तो ये आपका हो गया कितना, k का रूट निकालेंगे मतलब 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 2 आपका मैच कर जाएगा, इसमें कौशिक 45 का मान √2 होता है और सेक 45 का मान भी √2 होता है, तो √2 × √2 2 हो जाएगा और यहां भी 2 दिया हुआ है, दोनों सेटिस्फाई हो गए, ऑप्शन नंबर ए। और कोई भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अगली बात करा कि यहां पे करा कि किस संस्थान में पुरुषों की संख्या सभी संस्थान में महिलाओं की औसत, महिलाओं की औसत की अगर बात करें तो महिलाओं की औसत की अगर बात करें तो देख लो महिलाएं, तो दोनों देखने में एक ही सा लग रहा है। देखो यहां से ये वाला जो इधर वाला है पार्ट, ये सब महिलाएं वाला है, यहां पे पूरी तरह से एक ही चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये महिला वाला है ना, ये सारा महिला वाला है, ये आपका महिला वाला है। महिला वाला की अगर बात करें तो महिला वाला की अगर बात करें तो टोटल महिला आपका हो जाएगा, टोटल अगर जोड़ेंगे इसको 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 तो ये आपका हो जाएगा 1125, और ये देखो कितना 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया आपका 5 दूनी 10, 12 5 दूनी 10 और यहां से आपका हो गया 25, ये आ गया 225, महिलाओं की संख्या 225 आ गया। तो कह रहा सबसे कम कहां पे होगा, तो सबसे कम डिफरेंस कहां पे होगा, तो 1 मिनट जोड़ लो फिर से, एक बार दिक्कत हो गया कहीं पे। महिला 125, 225, 335, 325, 325, 250, 600, 600, 800, 75, 300, 325, 75, 1150, इसको टोटल 5 से डिवाइड करेंगे 1150 आता है, तो 5 दूनी 10, 1 15, 5 दिया, ये आपका आ गया 230 महिलाओं का। तो कह रहा है यहाँ पे कि किस संस्थान में पुरुषों की संख्या से बहुत कम डिफरेंस, न्यूनतम डिफरेंस है, तो न्यूनतम डिफरेंस देखो इसमें है बी वाला में, क्योंकि न्यूनतम डिफरेंस आपका 225 मतलब 5 का डिफरेंस है, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
20 का सही आंसर आएगा। 1/4 और 1/2 के मध्य आपका 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 और इसको लिख सकते हैं 0. आपका 5। तो ये दोनों के बीच का, ये इसके बीच में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये डी होगा, क्योंकि यहां से करेंगे तो 30, 8 या 24, 3 मतलब 3 और ये इसी के बीच आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देख लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि 56 और 54 का लघुत्तम समवर्तक, 56 और 84 का लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ, तो इसका एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 84, 14 चक्का 56, 14 सती, तो यहां पे 4 ले लेंगे। और एचसीएफ अगर बात करें तो ये दोनों में आपका 14 होगा, तो 14 सती 28, यहां पे 28 हो जाएगा इसका एचसीएफ, तो 28 होगा, तो ये आपका 84, 3 बार में काटेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, 84 लेंगे तो 28 दिया था, 28 दूनी ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 28, तो 28 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब ये 6 रेशियो आपका 1 आ जाएगा, एलसीएम आपका 6:5 हो जाएगा। अगला कह रहा है यहां पे 3:2, देखो यहां पे 3 0.2 प्लस 0.26 ये हो गया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से 3 में 3 1 4 2 आ गया, ठीक है, और प्लस 0 पॉइंट, अब यहां से देखो कि 5 यहां से आ गया 33, तो 6 3 9, 9 में से 4 गया 5, और यहां पे आ गया आपका 6 3 2 5 1 4, ये आ गया इतना, तो यहां से आगे इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, डायरेक्ट इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर सही मार सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे 2/3 कर एक व्यक्ति अपने पूंजी का 2/3 6% की दर से प्लस 1/5 10% की दर से, अब बताओ कि 2/5 यहां यूज हो चुका है, 1/5 यहां यूज हो चुका है, तो ये आपका 12, ये आपका 13 देखो यहां से 5 दूनी 10 और यहां पे ये 3 है, तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 मतलब यहां पे आ गया 13/15 यूज हो चुका है, 2/5 बचा है, तो यहां 2/15 बचा है, तो 2/15 जो है शेष भाग जो 2/15 है इसको 15% पे देता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 2 6 2 8 8% टोटल आपको यहां पे निवेश किया, निवेश दर के दिन टोटल दर इतना हो गया और इतना बराबर आपका 600 दिया है, तो 8 गुना 100 कर देंगे, जो फ्रैक्शन दिया था फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर दिए, आसान हो गया, तो ये कट जाएगा आपका 8 सती 56, 8 पंचे 40, तो ये आपका 7500 टोटल निवेश था, 7500 टोटल निवेश था। इस बात को ध्यान देना कि ये फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर दें, यहां इतना यूज हुआ, इतना फ्रैक्शन यूज हुआ, और जो शेष बचा इतना यूज हुआ, इतना परसेंट की दर से, और वही आपका जो टोटल हुआ, यही टोटल पे 8% मिलेगा, तो 8% बराबर 600, तो 100% निकालना था। यहां पे औसत की अगर बात करेंगे तो औसत अगर यहां पे बात करते हैं कि औसत क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे औसत की अगर बात करें तो यहां पे 16 25 प्लस 13 प्लस 26 प्लस 15 प्लस के, औसत अगर बात करें तो 3 औसत आपका के है, सॉरी, तो औसत के दिया हुआ है, तो ये आपका 5 से, तो यहां जोड़ेंगे तो 95/5 और के, तो यहां के बराबर आ जाएगा 19 पंचे 95, तो यहां के आ गया, तो 19 दूनी 38, यहां पे आ जाएगा 19 दूनी 38 प्लस 1 1, तो यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 19 दूनी 38, 8 1 9 49, तो यहां पे कितना आ गया 7 आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। कारण नरेश और सुपर्णा का वर्तमान आयु 7:3 है, 3 साल बाद इसका रेशियो 2:1 है, तो 3 साल बाद मतलब ये भी 3 साल, यहां भी 3 साल जोड़ेंगे, यहां भी 3 साल जोड़ेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, 7 इकाई 60 3 दूनी 6, मतलब यहां पे रेशियो में एक का अंतर, 3 दूनी 6 3 इकाई 3, यहां पे 3, 1 यूनिट बराबर 3 का 1 यूनिट बराबर 3 है, तो यहां से पूछा गया कि नरेश की वर्तमान आयु क्या होगा, तो नरेश की वर्तमान आयु की अगर बात बोले कितना होगा, तो 3, और यहां पे ये नरेश है और ये सुपर्णा है, तो नरेश 1 यूनिट का मान 3 है, तो 7 यूनिट का मान 21 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, से इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है भाई।
ठीक है ना यहां तक। अगला बोला गया है कि 50वां पद क्या होगा, है ना। अगला बात किया गया कि 50वां पद क्या होगा। तो 50वां पद आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आपका होता है TN A प्लस n-1/d होता है। तो यहां 50वां पद निकालना है। तो ए आपका देखो ये हो गया, अंतर देखो 5 हो गया, मतलब यही आपका d हो गया। तो यहां पे आ गया a 3 और n- यहां 49 इंटू आपका d का मान हो गया कितना 5। तो 250 मतलब ये 245 मतलब ये आ गया 248 इसका आंसर। डी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला आप याद रखना टर्म निकालने के लिए, है ना। अगर योगफल निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 और ये d आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 4 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से, तो 4% की अगर दर से निकालना है तो 2 साल में 4 + 4 और 4 × 4/100, तो ये आ जाएगा 4 2 8 8 और 8.6% हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का CI हो जाएगा इतना, तो 7500 का आपका 8.6 इतना निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपका, गुना करेंगे सॉल्व करेंगे तो 612 है ना। 6 × 5 = 30, 5 × 5, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा, देख लेना। एक टैंक में 10 घंटे और 5 घंटे और सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। देखो ए आपका 10 घंटे में, बी आपका 5 घंटे में भर सकता है और सी आपका 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे यूनिट आपकी बात करेंगे तो 20 हो जाएगा टोटल वर्क क्षमता। तो 20 दूनी 4 और 20 इकाई 20, मतलब कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब A प्लस B प्लस और माइनस C, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 20 है तो 4 2 6, 6 में से ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में 6 यूनिट भरेगा, उसी समय 1 यूनिट खाली कर देगा। तो ये 4 घंटे में टोटल आपका टैंक को क्या करेगा, भर देगा। टैंक को क्या करेगा, भर देगा। बात समझे, टैंक को भर देगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय हो गया आपका 24, लेकिन ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 अब बटा 10, मतलब ये आ गया 32.8 किलोमीटर। आसान सवाल है, इसमें समय लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। कह रहा है कि यहां पे 4%, एक बर्तन में लिए गए दूध की नमूने 4%, दूध में 4% पानी है। अब पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन के लिए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध कितना मिलाएगा। एक बात बताओ कि यहां पे बर्तन है, इसमें आपका शुद्ध दूध है और इसमें भी आपका दूध है। तो इसमें दूध की अगर बात किया जाए कि इसमें पानी बोला है 4% है, अब यहां पानी 4% है, मतलब 8 लीटर है, इसमें 4% पानी है, मतलब इधर भी वाटर और इधर भी वाटर को मिलाया नहीं गया। तो वाटर मिलाने से पहले पानी, दूध, शुद्ध दूध मिलाने से पहले और शुद्ध दूध मिलाने के बाद भी वाटर आपका क्या होगा, वो समान होगा, क्योंकि यहां पे वाटर आपका पहले और वाटर बाद में, वाटर को नहीं मिलाया गया है, सिर्फ परसेंटेज में वैरी किया, लेकिन वाटर नहीं मिलाया गया। क्या मिलाया गया है, क्या मिलाया गया, शुद्ध दूध को मिलाया गया। तो दूध वैरी करेगा, लेकिन वाटर आपका जितना पहले था वाटर मिलाने के बाद भी आपका सेम होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि कुछ क्वांटिटी में परसेंटेज और बड़े क्वांटिटी में परसेंटेज घट जाता है परसेंट, लेकिन मात्रा कभी नहीं घटेगा। तो ये कट जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में ये 8, मतलब ये आपका x आ गया। मतलब शुद्ध दूध की अगर मिलाने की अगर बात किया तो शुद्ध दूध मिलाने की बात किया तो कितना 8 लीटर मिलाया गया। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अगली सवाल करते हैं कि ये tan थीटा का मान, tan अल्फा बराबर 4/5 है। तो इसको भी हम tan अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं। तो tan अल्फा बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो ऊपर आपका अंश और हर दोनों में आपको cos अल्फा से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे cos अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये tan अल्फा हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, cos से cos डिवाइड हो जाएगा और ये tan अल्फा होगा और 2 हो जाएगा। तो tan अल्फा का मान आपका 4/5 दिया है, tan अल्फा का मान 4/5 दिया हुआ है। तो यहां से 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, तो ये आपका आ गया कितना 1/6। आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बहुत आसान है, ठीक है।
कह रहा है कि घन की भुजा इतना है, तो घन की भुजा हम लोग के अनुसार होता है a√3 और यहां क्वेश्चन में दिया है इतना, तो ये कट जाएगा, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा? ओ, घन की भुजा है, तो घन की भुजा मतलब ये दे रखा है इतना, तो विकर्ण की लंबाई जो है, तो विकर्ण की लंबाई जो होता है वो a√3 कहलाता है। तो 9√3 a का मान हो गया, तो ये आपका आ गया 27 सेंटीमीटर घन का घन आ गया ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद रखना। कौन का माप? अनुपूरक। अनुपूरक का मतलब होता है अनुपूरक संपूरक सप्लीमेंट्री θ1 प्लस θ2 180 डिग्री। अगर कह रहा है कि एक एंगल इसका संपूरक, तो इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना, दोनों मिलकर आपका 180 होना चाहिए। तो इसका संपूरक थीटा माने इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो इसका वट बटा 2 कह रहा है, 1/2 करेंगे तो ये 2 थीटा, इधर आएगा तो थीटा और इधर 180, तो थीटा बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो यहां पे बोला कि इसका संपूरक कौन होगा? माप 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों मिलाकर आपका θ1 θ2 आपका अनुपूरक या अनुपूरक हो या संपूरक कह लो, वही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1 2 -4 -3 और ये 4 और 1, तो इसका एरिया जब निकालना होगा तो ध्यान देना, एरिया निकालेंगे हाफ, एरिया निकालना होगा हाफ। देखो इसको कैसे कर लो, 1/2 -4 -3 और 4/1, और इसको लिख लो मैट्रिक्स टाइप से, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2, तो यहां से आ जाएगा, क्रॉस करेंगे क्रॉस करेंगे क्रॉस करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और +1 -3 -4 और 4 दूनी 8, क्रॉस करके गुणा कर देंगे। तो यहां से 8 12 8 20, 20 में से यहां पे आ गया -19 और यहां से आपका आ गया 4 3 7, तो 1/8, तो ये आपका 20 आ गया, तो ये कट जाएगा आपका 10, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है आपका पॉजिटिव आ जाना, मॉड का मतलब इसको पॉजिटिव कर देने का, यही काम होता है मॉड का, ठीक है, यही काम होता है मॉड का, ठीक है भाई। कह रहा है कि 2 खंबा है, एक खंबा आपका 20 का है और एक खंबा आपका कितना है? 14 का है। तो ये 14 है और ये 20 है, और इसको यहां से यहां पे मिला दिया गया, और इसका इसके शीर्ष और इसके शीर्ष का जो कोण है, बोला कि 36 तल से इसका 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, शीर्ष को जोड़ने पर ये 36 दल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये 30 होगा, तो ये आपका 1 होगा, ये आपका √3 होगा, ठीक। ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो 14 और ये आपका हो जाएगा कितना? 6। तो 1 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर आपका 6। तो निकालना क्या? तार की लंबाई क्या? ये आपका रूट है, ये आपका 2 हो जाएगा, तार की लंबाई जो हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, तो 2 आपका 12 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। बहुत आसान है, ठीक है। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासा एक साथ फेंका जाता है, तो कुल अगर घटना की बात करें कि कुल अगर घटना होगा तो वो कितना होगा? तो 2 पर सतह कितना होता है? 6 का स्क्वायर, 2 को फेंका गया 36। कर योग आने का मतलब एक पासा पर अगर एक फ्रंट पेज पे 6 आ गया, इस पे भी फ्रंट 6 आएगा, तभी योगफल आपका 12 होगा। मतलब एक ही कंडीशन बनेगा 12 योगफल, और कोई कंडीशन नहीं बनेगा। 1 आपका 36 आ जाएगा, इसकी प्रायिकता आपका 1/36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर 5 है, 7 है, 8 है, 11 है, 14 है, 15 है। तो यहां से अगर माध्यिका निकालने की अगर बात करते हैं कि इसकी माध्यिका क्या होगा, तो 3 3 6 1 7, जब 7 होता है मतलब n आपका 7 है, ये ऑड नंबर है। 7 1 8/2, मतलब ये आपका चौथा पद होगा, तो चौथा पद आपका आंसर हो गया कितना? 8, ठीक है ना, चौथा पद होगा 8 हो जाएगा। 2000 रुपया, 1 पैसा प्रति 1 रुपया, मतलब 1 रुपया मतलब 100 पैसा में 1 पैसा मिल रहा है ब्याज। तो 1 महीना में 1 पैसा, तो 12 महीना में 1 महीना में इतना, तो 12 महीना में 12 पैसा, और 100 पर दिया गया ब्याज ही आपका क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। तो 2000
आपका टोटल मूलधन है, तो कह रहा है 4 वर्ष में 12 चौक 48 निकाल लो, 12 चौक 48 मतलब ये आपका आ गया 960, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो आज की क्लास हम लोग देख पाए, यहीं पे है, यहीं तक आपका समाप्त हो पाया। देखो यहाँ पे 100 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिला, 100 पैसा में 1 पैसा में ब्याज मिला, तो 1 महीने में, तो 12 महीने में कितना मिलेगा, 12 पैसा। तो 12 महीना में पैसा मिला 100 पर, तो 100 पर दिया गया ब्याज ही आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। रेट आपका 12% हो जाएगा 4 साल के लिए, तो 12 चौक 48, तो 2000 का 48% 960 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए, तो आइए बताइए क्या हाल है, सब बढ़िया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्ट्स का, एनटीपीसी वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है, यानी यूनेस्को ने किसे अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया है, ये आपसे पूछा गया है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में भारत की तरफ से कितना स्थल शामिल है, कितना स्थल शामिल है, टोटल 43 है, टोटल 43 है, जिसको कि हम लोग कैसे बांटेंगे, 35 आपका हो जाएगा क्या, 35 आपका हो जाएगा सांस्कृतिक स्थल। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में 35 शामिल है, 7 इसमें प्राकृतिक है, 7 क्या है, 7 आपका प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से 7 इसमें शामिल है। ठीक है, और 35 आपका सांस्कृतिक रूप से शामिल है, और एक आपका मिश्रित तौर पे शामिल है, मिश्रित रूप में शामिल है, एक है आपका कौन, मिश्रित। ठीक है, चलिए, तो ये 35 7 42 1 43, टोटल हो गया 43। ठीक है, इतना शामिल है विश्व धरोहर स्थल में। और 43वां जो शामिल हुआ है वो है आपका कौन सा, मोइदम है। 43वां जो शामिल हुआ है, 43वां स्थल वो कौन सा है, मोइदम है, मोइदम है। और ये मोइदम कहाँ है, असम में है। तो ये असम में जो राजवंश था ना, उसी का क्या है, कब्रिस्तान है। ठीक है, उसी को मोइदम कहा जाता है। असम में जो राजवंश था उसका जो कब्रिस्तान है उसे ही मोइदम कहा जाता है। अब कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया है, कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया है, बताइए क्या होगा। अजंता की गुफा औरंगाबाद में ये शामिल है, रानी की वाव पाटन शामिल है, जंतर मंतर नई दिल्ली में जो है ये इसमें शामिल नहीं है, जंतर मंतर नई दिल्ली शामिल नहीं है। बाकी सूर्य मंदिर कोणार्क वाला भी आपका शामिल इसमें है ही। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की बात करें तो इसकी जो इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, पेरिस में है। स्थापना इसकी 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछता है, मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में। कहाँ, पेरिस में मुख्यालय है। और इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी, नवंबर 1945 में हुई थी। आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर क्या होगा, सी सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में यहाँ पे पूछा गया आपसे। इसमें ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित भारत में एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसका नाम था इन मेमोरियम। ये किसने बनाई थी, जॉन टेनियल ने, थॉमस जॉन्स बार्कर ने, फेलिस बीटो ने, या जोसेफ नोएल पैटर्न ने, किसने बनाया था। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति को आप जानते हैं, इसका नेतृत्व अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। जैसे झांसी से किसने किया था, झांसी से सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, लखनऊ से कौन थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ से, लखनऊ से थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। पटना से कौन थे, तो पटना से एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। पीर अली थे, पीर अली कहाँ से थे, पटना से आपके पीर अली थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग 1857 की क्रांति में शामिल थे। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको खत्म करने के बाद आपका क्या आता है, 1858 का
एक्ट आता है 1858 का, आपका अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत क्या कहा जाता है, भारत में जो अब मुगल है वो क्या होगा, वो अब बन जाएगा पेंशन भोगी। ठीक है, आपका जो मुगल है 1858 पेंशन भोगी खत्म हो जाएगा, और लास्ट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ही था। यानी मुगल पद अब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, मुगल पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी के हाथ में शासन चले आएगा, यानी कि कंपनी के हाथ से शासन चला जाएगा, कंपनी के हाथ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन क्राउन के हाथ में चले जाएगा, यानी कि ताज के हाथ में ये शासन चले जाएगा। ठीक है, और यहीं से मुगल पद की भी क्या हो गई, समाप्ति हो गई, मुगल पद समाप्त हो गया। और इस तरीके से अंतिम मुगल कौन बना, अंतिम मुगल बना कौन, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय बना, बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर इसे ही कहा जाता है। ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व भी किया था। नेतृत्व करने वाले कौन थे, बहादुर शाह जफर ही थे। ठीक है, इनके द्वारा ही नेतृत्व भी किया गया था। तो ये पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया है, तो नोएल पैटर्न है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। कौन है, जोसेफ नोएल पैटर्न है। तो आंसर क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से या जापान से। हमारे देश का जो संविधान है ये अनेकों देश से लिया गया है, इसका जो स्रोत है अनेकों देश से लिया गया है। जैसे कि अच्छा USSR है, USSR है, यानी कि सोवियत संघ, रूस के बारे में है। तो रूस के हमारे देश में क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से भी ढेरों सारी चीज ली गई, जैसे कि संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, रूस से ही ब्रिटेन से ही लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपका कहाँ से, ब्रिटेन से ही लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से, ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया। ये तमाम सारी चीजें कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। ठीक है, चलिए, और संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी कहाँ से, फ्रांस से ही ली गई है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये भी कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपका फ्रांस के, फ्रांस के ही संविधान से लिया गया। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, 1935 के भारत परिषद अधिनियम का है, जिसे कि हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। संविधान का इसे क्या कहेंगे, ब्लूप्रिंट भी कहेंगे, संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। कब प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी, जब नई औद्योगिक नीति आया था। नई औद्योगिक नीति आया था, और नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को क्या आया, नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति। ठीक है, ये आया था 1991 में। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1991 में प्रारंभ हुआ है। 1991 में ही इसकी प्रारंभ हो चुकी थी। तो आंसर क्या होगा, सी। अगला है 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे। अगर ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी पता है इस क्वेश्चन का, तो 1912 दिया हुआ है, 1912 से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे,
आपको याद होगा 1905 का जो बंगाल विभाजन था, शुरू से ही बताते हैं, 1905 का बंगाल विभाजन जो था, ठीक है, इस बंगाल विभाजन का भारी विद्रोह हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा विद्रोह किया गया था, बंगाल विभाजन रद्द करो, बंगाल एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, ये वंदे मातरम, ये सारे नारे किसमें लगाए गए थे? बंगाल विभाजन में ही लगाए गए थे। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय हुआ था? करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन जब ये है कि इसमें नारा लगाया गया बंगाल विभाजन रद्द करो, विभाजन रद्द करो, ठीक है, तो उसके बाद फिर बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। कब? 1912 में, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और ये तीसरा दिल्ली दरबार होता है, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये कौन सा है? ये तीसरा है, तृतीय दिल्ली दरबार है, ठीक है। इस समय वायसराय कौन होते हैं? हार्डिंग द्वितीय होते हैं। कौन होंगे? हार्डिंग द्वितीय होंगे। हार्डिंग द्वितीय इस समय वायसराय के पद पे रहते हैं, वायसराय के पद पे रहते हैं। और इसी में हार्डिंग द्वितीय पे बम भी फेंका जाता है, जिसे कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है, इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है, बंगाल विभाजन क्या होगा? विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। और जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला एरिया है, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वाला, इसको अलग करके आपका उधर वाला जो बांग्लादेश है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये घोषणा की गई। इसके साथ जो एक और इम्पोर्टेंट घोषणा की गई वो ये कि भारत की जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है उस समय कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। तो ये कोलकाता से ट्रांसफर होके, यानी कोलकाता से ट्रांसफर होके कहाँ चले जाएगा? दिल्ली चले जाएगा, और वर्तमान में भी दिल्ली ही है। तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुई है? 1911 ये दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया है और 1912 में ये वहां चले गया। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1911 में घोषणा, 1912 में दिल्ली दरबार, दिल्ली राजधानी बनी। तो अब आंसर क्या होगा? हार्डिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? किसी चट्टान में नतवलन यानी डाउन फोल्ड, ठीक है, डाउन के बारे में कहा गया है, वो क्या कहा जाता है? अच्छा, चट्टान में जो वलन होता है ना, वलन, ये क्या होता है? वलन होता है आपका जब दो या दो से ज्यादा चट्टान टकराती है, ठीक है, मूल चट्टान जो है टकराती है, तो कुछ ऊपर हिस्सा उठता है या कुछ हिस्सा अंदर धंस जाता है। तो जो हिस्सा अंदर धंसता है ना उसको डाउन फोल्ड कहते हैं, यानी कि उसे नतवलन कहते हैं, नतवलन कहते हैं। जो हिस्सा क्या होगा? नीचे की ओर धंसेगा वो क्या होगा? आपका डाउन फोल्ड, यानी कि नतवलन कहलाएगा, ठीक है, डाउन फोल्ड, नीचे की ओर धंसने पर। तो वो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे अभिनीति। क्या कहेंगे? अभिनीति कहेंगे। और अगर हम अपनीति की बात करें तो यही जो फोल्ड है, ये फोल्ड जो है, वलन को ही फोल्ड कहा जाता है। ये फोल्ड अगर ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, तो क्या होगा? तो इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अपनीति। क्या कहा जाएगा? अपनीति कहा जाएगा, अपनीति कहा जाएगा। और ये इसमें क्या होगा? वलन ऊपर की तरफ होगा, यानी ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। जब नीचे की तरफ फोल्ड होगा तो क्या कहेंगे? उसे नतवलन कहेंगे, अभिनीति कहेंगे, ठीक है। जब ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा डाउन फोल्ड, और अप फोल्ड आपका ऊपर की तरफ अपनीति कहेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। साथ है, किसी प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपन्यास का इस्तेमाल किया। कमला दास, बालमणि अम्मा, तोरू दत्त, नयनतारा सहगल। किसके द्वारा ये किया गया है ये बताना है। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल, ठीक है, कमला दास। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में या असम में? कहाँ पे ये इसकी शुरुआत हुई है ये बताना है। बताइए कहाँ हो जाएगा?
कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। बंगलार बाड़ी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नाम से ही स्पष्ट है, बंगलार बाड़ी। ठीक है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या त्रिपुरा? कहाँ पे मनाया जाता है ये बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा आपका हो जाएगा, यहीं पर डोंग घाटी है। कौन सी घाटी है? डोंग घाटी है। डोंग घाटी है जहां सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है। जहां सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है, सबसे पहले सूर्योदय होता हुआ नजर आता है। यहीं पे क्या है? यहीं पे यांगपा दर्रा है। यांगपा दर्रा है और इस यांगपा दर्रा से होते हुए भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है इसी यांगपा दर्रे से होते हुए। हमारा आंसर क्या हुआ? बी, त्रिपुरा तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? गुरुवायूर मंदिर केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। किस राज्य में गुरुवायूर मंदिर है ये आपको बताना है। कहाँ है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में गुरुवायूर मंदिर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोइदम कहाँ है? अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं। मोइदम कहाँ? मोइदम आपका असम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एथेनॉल, एथेनॉल की प्राप्ति किससे की जाती है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से या पेट्रोल से? एथेनॉल की प्राप्ति किससे होती है ये बताना है। बताइए क्या होगा? एथेनॉल को हम लोग ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल, एल्कोहल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का? C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? याद रखना है, C2H5OH एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। और ग्लूकोज आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज को, ग्लूकोज के किण्वनीकरण से, ग्लूकोज के किण्वनीकरण से एथेनॉल का निर्माण होता है। ग्लूकोज के किण्वनीकरण से, ठीक है। यानी ग्लूकोज जो है इसका जब किण्वन किया जाएगा तो क्या होगा? तो एथेनॉल की प्राप्ति होगी। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन की बात करें तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया है। किण्वन कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। वहीं अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एथेनॉल के बारे में। अब क्वेश्चन में पूछा है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ग्लूकोज किस में होगा? ग्लूकोज गन्ना में होगा। किस में होगा? गन्ना में होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? गन्ना सही आंसर हो जाएगा, गन्ना। ठीक है। हाँ, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। 22, लीवर, लीवर वह बिंदु है, वह लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर होता है? प्रयास यानी इफर्ट, भार यानी लोड, फलक्रम, फलक्रम या कोर? फलक्रम को ही क्या कहते हैं? फलक्रम को ही आलंब कहा जाता है। आलंब कहा जाता है। इफर्ट यानी प्रयास को ही आयाम कहा जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? फलक्रम किसे कहेंगे? आलंब को कहेंगे। ठीक है। तो जहां पे कोई वस्तु रखा हो उसे क्या कहा जाएगा? भार कहा जाएगा। जहां पे कोई वस्तु रखा हो, जहां पे भार रखा रहता है उसे भार कहा जाएगा। जहां पे बल लगाया जाता है, जहां पर बल लगाया जाता है उसे प्रयास कहा जाएगा, यानी आयाम कहा जाएगा। इसी को और क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, इफर्ट। ठीक है। तो जहां बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है उसे इफर्ट यानी प्रयास कहते हैं। जहां पर वस्तु होता है उसे भार कहते हैं। जहां पे वस्तु होता है भार कहते हैं। जैसे कूड़ादान में देखते होंगे, जहां पे कूड़ा रखने वाला डिब्बा बना होता है वो क्या होगा आपका? वो आपका भार होगा। और आलंब की बात करें तो ये अपने स्थान पे क्या होता है? स्थिर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ये सभी उत्तोलक का बिंदु है, उत्तोलक का हिस्सा है। और उत्तोलक कितने प्रकार के? तो उत्तोलक 3 प्रकार के, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक, तृतीयक उत्तोलक। ठीक है। प्राथमिक उत्तोलक में कौन कौन शामिल है? तो कैंची है, हैंड पंप है। ठीक है। उसके बाद आपका साइकिल का जो ब्रेक होता है, ये सभी प्राथमिक में ही शामिल है।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से कौन सा हो जाएगा? कौन सा रोग विषाणु से है? टाइफाइड है, तपेदिक है, हैजा है, चिकन पॉक्स है? कौन सा होगा? बताइए इसका आंसर, विषाणु से होने वाला रोग। चलिए कौन सा होगा विषाणु से? टाइफाइड, तपेदिक, तपेदिक को ही क्या कहा जाता है? तपेदिक को ही ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी भी कहा जाता है, ठीक है। और चिकन पॉक्स हो जाएगा विषाणु से। कौन सा विषाणु हो जाएगा? वेरियोला। कौन सा? वेरियोला विषाणु हो जाएगा, वेरियोला विषाणु हो जाएगा, ठीक है। एड्स किससे होगा? विषाणु से ही होगा, HIV वायरस के कारण, ठीक है। एड्स, ठीक है, किससे? विषाणु की वजह से ही होता है। पोलियो विषाणु की वजह से ही होता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सभी किसके वजह से? विषाणु के वजह से ही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा, छोटी माता भी, गलसौध भी, गलसौध भी, ठीक है। ये सभी किससे होगा? ये सभी आपका वायरस से ही होने वाला बीमारी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तपेदिक को ही ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तपेदिक को ही क्या कहा जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। चलिए 24, कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफल नहीं माना जाता है? माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव है? कौन सा नहीं माना जाएगा ये बताना है। बताइए क्या होगा? हार्ड ड्राइव इसका पेरिफल नहीं माना जाता है। हार्ड ड्राइव इसका पेरिफल नहीं माना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25, निम्नलिखित में क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत है, हृदय है, रक्त धमनी, जिससे होकर रक्त का परिवहन होता है वही क्या होता है? वही परिसंचरण तंत्र आपका होता है, वही परिसंचरण तंत्र होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्त तो है ही, हृदय, हृदय में होता ही है, धमनी में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो शरीर के अन्य हिस्सों में, शरीर के अन्य हिस्सों में क्या, कहाँ से होगा? यहीं से होगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त का शरीर के अन्य हिस्सों में परिवहन धमनी से ही होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन शरीर के अन्य हिस्सों में, शरीर के अन्य हिस्सों में किससे जाता है? धमनी से ही जाता है, धमनी से ही जाता है। आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा ए। 31, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर है, बेथ मेनू है, स्मृति मंधाना है, एलिस पेरी है? कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला कौन है? स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना। आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा सी। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? ठीक है, क्या है? कौन सी योजना है? पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड में कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो ये लक्ष्य रखा गया है एक कि पीएम आवास योजना के तहत किफायती घर जो है वो 16,000 बनाया जाएगा। कितना? 16,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की बात की जा रही है। इसके लिए कौन चुने गए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। आंसर होगा डी। 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? ये आपको बताना है। अगर हम आर्थिक विश्व आर्थिक मंदी की भी बात करें तो वो भी आपका अमेरिका से ही, हाँ यहाँ पे बांटा हुआ है तो आपको बताना है कहाँ से। विश्व आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी
की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये अमेरिका से ही हुई थी। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से ही हुई थी, अमेरिका से ही हुई थी। अब आपको बताना है कि किस अमेरिका से 1929 की महामंदी शुरुआत हुई थी? उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से। तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका। 40 है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बताइए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये भी बताना है। बताइए क्या होगा? कहाँ ले गया था, मतलब कहाँ से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, ये आपको बताना है। बताइए कहाँ से? तो पहले कहाँ थी राजधानी? मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगीर थी, है ना। तो उसके बाद कहाँ? राजगीर से वैशाली आई, वैशाली से फिर राजगीर गया, राजगीर को ही उस समय राजगृह के नाम से जानते थे, और फिर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजधानी को कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा, डी। और अगर हम मगध की बात करें तो महाजनपद में मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली था। महाजनपद में, महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। महाजनपद की संख्या कितनी? 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा हो जाएगा? शक्तिशाली आपका मगध जनपद ही हो जाएगा, मगध। ठीक है, और किस महाजनपद में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? उस समय गणतंत्र की स्थापना की गई थी, तो लिच्छवी में भी वैशाली। ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी में ये किया गया था। ठीक है, चलिए तक्षशिला भी आता है इसी में। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय ही था, जहां से चाणक्य पढ़े भी थे और वहीं पर उन्होंने पढ़ाया भी था। आंसर आपका डी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 41, कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? सिर्फ देख रहे हैं, बताइए। किसका है कर्नाटक का मैसूर पैलेस? ये आपका वाडियार वंश का है, कर्नाटक के ही वाडियार वंश का आपका हो जाएगा। मैसूर को शहरों का शहर भी कहा जाता है। मैसूर को शहरों का शहर भी कहा जाता है। शहरों का शहर भी मैसूर को। क्वेश्चन नंबर 42, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? और उसके साथ पुरंदर की संधि भी हुई थी, पुरंदर की संधि भी की गई थी। 1665 में पुरंदर की संधि होती है, 1665 में पुरंदर की संधि की जाती है, पुरंदर की संधि की जाती है। किसके किसके बीच में ये संधि होता है? ये संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच होता है। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 43, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का कार्य करती है? अगर हम अनुसूची की बात करें तो शुरू में कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। एक तरफ से सबको देख ही लेते हैं। अगर हम फर्स्ट अनुसूची को देखें, प्रथम अनुसूची में क्या है? तो संघ और राज्य के बारे में है। किसके बारे में है? संघ और राज्य के बारे में है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी है। दूसरी की बात करें तो वेतन भत्ता और पेंशन की बात है। तीसरी की बात करें तो तीसरे में शपथ का वर्णन है। चौथे की बात करें तो चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवा में SC ST जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन का वर्णन है। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा की गई है। सातवीं अनुसूची में सूची का वर्णन है। आठवीं की बात करें तो आठवीं में क्या है? आठवीं अनुसूची में भाषा है, और यही आपका शुरू में मूल संविधान में इतना ही था। नौवां पहला संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसमें क्या है? इसमें आपका भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम है। 10वां में दल बदल है, 10वां में
दल बदल की व्यवस्था की गई है। 11वां 10वां 52वां संवैधानिक संशोधन के तहत, 11वां में पंचायती राज की व्यवस्था 73वां के तहत, और 12वां में नगर निगम की व्यवस्था की गई है 74वां संवैधानिक। ये आपका 12 अनुसूची आपके पास है, ठीक है। और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किसमें किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कौन प्रदान करती है, ये बताना है, क्या होगा आंसर। जो सूची है, सूची में ही ना संघ और राज्य दोनों को अलग अलग किया गया है, तो आंसर क्या होगा, 7वीं अनुसूची। 7 आपका दिख रहा है इसमें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है, ठीक है। दिसंबर दिया हुआ, तो एक बार दिसंबर पे नजर डाल लेंगे। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका आता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। फिर 4 दिसंबर आता है। 4 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नौसेना दिवस। क्या मनाया जाएगा, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 25 को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाँ आंसर तो आप कर ही सकते हैं, क्या होगा, 25 दिसंबर को शासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर प्रदूषण रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, अधिवृक्क ग्रंथि, किसका हिस्सा पोन्स हो जाएगा। का होता है, मस्तिष्क का होता है, मस्तिष्क का हिस्सा होता है पोन्स, और मस्तिष्क का ही पिछला हिस्सा क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगोटा होता है, ठीक है। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा ही आपका मेडुला ऑब्लांगोटा भी कहलाता है। गुर्दा, किडनी को गुर्दा कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 59। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है, यानी हाई होती है, किस पीएच वाले मान का होता है। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन के द्वारा किया गया था। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम पीएच की बात करें तो -log H+ होता है, H+ होता है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल की बात करें तो इसका जो निर्धारण है ये आपका 1 से 7 तक की अगर हम बात करें, अगर हम 1 से 7 तक लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा अम्लीय, 7 हो जाएगा उदासीन, 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। तो 0 से 7, 7 से 14, तो 0 से 7 तक आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय हो जाएगा, 0 से 7 तक अम्लीय हो जाएगा, और 7 से लेकर 14 तक क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। और 7 की बात करें तो ये क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। 7 आपका उदासीन होगा। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता पूछा गया है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना हो जाएगा, तो इसका पीएच जब 4 होगा तो क्या होगा, इसकी उच्च सांद्रता हो जाएगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। 60। खुर वाले जानवर के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है। खुर वाले जानवर के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, रुमेन होता है, क्या होता है, रुमेन होता है। और यहीं पर आपका क्या होता है, इसका जो जुगाली करता है जानवर, जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, कौन सी, मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस का यहीं पर स्रोत होता है। भोजन का आंशिक रूप से पाचन यहीं होता है, भोजन का आंशिक पाचन, भोजन का आंशिक पाचन यहीं पे हो जाएगा, आंशिक पाचन यहीं पे हो जाएगा। और जुगाली के दौरान, जुगाली के दौरान निकलने वाला जो गैस मीथेन है, मीथेन गैस जो निकलता है, ठीक है, मीथेन गैस जो निकलता है, ये मीथेन गैस का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो यही रुमेन है, यही रुमेन आपका है। 64।
ये आपका मैथ में चले जाएगा। 67, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, आप इसका बताइए, तब तक आरबीआई का देखते हैं। आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1935 के एक्ट के तहत 1937 में इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना कब की जाती है? स्थापना 1937 में की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्जिम बैंक के बारे में पूछा गया है। एक्जिम बैंक के बारे में आपको बताना है। कब? 1982 में। कब? 1982 में। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में, 1 जुलाई 1955। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ये पूछा गया है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा हो जाएगा? कील नहर सबसे व्यस्त नहर हो जाएगा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर स्वेज नहर हो जाएगा। सबसे व्यस्त नहर, सबसे व्यस्त नहर कौन सा? कील नहर है। कील नहर है सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर। सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर ये कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगा। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक, हाँ अटलांटिक महासागर हो जाएगा। चलिए, सबसे व्यस्त महासागर आपका अटलांटिक, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक उसमें भी कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक है। अब बताइए, सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? वो है आपका रॉटरडम। कौन सा है? रॉटरडम है। रॉटरडम है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉटरडम आपका सही आंसर हो। सबसे व्यस्त नदी की बात करें तो राइन नदी है सबसे व्यस्त नदी। व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? रेगिस्तान में मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकने में मदद करता है, ये पूछा गया है। कौन हो जाएगा? शेल्टर बेल्ट है, समोच्च जुताई है, कृषि वानिकी है, पट्टीदारी खेती है। तो शेल्टर बेल्ट हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए होगा शेल्टर बेल्ट। स्थानांतरित कृषि जिसे कि झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरित कृषि की बात करें तो इसे और किस कृषि के नाम से जानते हैं? झूम कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। काटो और जलाओ यानी कि स्लेश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। जैसे श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है, वियतनाम में रोक रे कहा जाता है, ब्राजील में रोक्का कहा जाता है। ब्राजील में रोक्का कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन है, वैसे करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसकी समाप्ति हो चुकी है 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है। 2 का होता था, एंग्लो इंडियन का होता था। ठीक है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य का मनोनयन करते हैं? तो 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का मनोनयन कहाँ पे होता है? राज्यसभा में होता है। ठीक है, चलिए आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी शक्ति का हिस्सा था? दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध जो है उसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को होती है और उसकी समाप्ति 1945 में होती है। ठीक है, शुरुआत 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और समाप्त कब होता है? 1945। टोटल कितने साल चला? 6 साल आपका दूसरा विश्व युद्ध चला था। ठीक है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच ये युद्ध हुआ था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी है, इटली है, इटली भी उसी में शामिल है, और आपका जो जापान है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ये सभी किस में शामिल है? धुरी राष्ट्र में शामिल है।
तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 78 नेत्र लेंस की अधिकतम वक्रता या टेढ़ापन का कारण क्या है? वो आपका कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, या वर्णधानता है, या मोतियाबिंद है? क्या होगा इसका आंसर, ये बताना है। चलिए, निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें फोकस दूरी कम होगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। और क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्षमता क्या होगी? क्षमता इसकी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष में, जिसको कि दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दूरदृष्टि दोष में। तो हमारा आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 79 म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछा गया है। चलिए, किसे कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहेंगे, और इसे ही क्या कहेंगे? HCl कहेंगे। पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल को, ऑयल ऑफ विट्रॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रॉल को क्या कहा जाता है? पिक्रिक एसिड कहा जाता है, पिक्रिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहेंगे। H2SO4 अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहा जाता है। आंसर हुआ ए। 80 छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृति निकली होती है, जिसे कि विली विली कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। और एक विली विली चक्रवाती तूफान का नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ये शरीर के हिस्से में छोटी आंत जो होते हैं, उसमें हजारों उंगलीनुमा की आकृति, छोटा छोटा उंगलीनुमा आकृति मिलेगा, उसे विलाई कहा जाता है। 89 है देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। कहाँ है? असम में है। देहिंग पटकई असम में है। काजीरंगा कहाँ है, ये बताना है आपको। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा कहाँ है, ठीक है। डिब्रू सैखोवा भी कहाँ पे है? डिब्रू सैखोवा भी आपका असम में है। डिब्रू सैखोवा ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका असम में ही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, निडिंकी कहाँ पे है? नागालैंड में है। निडिंकी कहाँ है? निडिंकी आपका नागालैंड में हो जाएगा, निडिंकी नागालैंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 90। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, ये बताना है। जापान की संसद, ये क्वेश्चन आपका लगातार सेट में आया जा रहा है, ठीक है। तो अब तक ये आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये कहाँ? नार्वे की संसद है। फॉल्केटिंग की बात करें तो ये डेनमार्क की संसद का नाम है, डेनमार्क की संसद का नाम है, ठीक है। और पार्लियामेंट ये आप ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा की पार्लियामेंट संसद को क्या कहेंगे? पार्लियामेंट। अच्छा, डाइट पूछा है ना, पार्लियामेंट कहेंगे। और द नेशनल डाइट जापान के संसद को कहेंगे, जो आपसे पूछा गया है। सोडा अफगानिस्तान के संसद को सोडा कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को सोडा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। भारत में पहली समसमायिकी जनगणना कब की गई थी? कब की गई थी पहली समसमायिकी जनगणना? कब की गई थी? कब? 1881 में किया गया था, ठीक है। 1881 में किया गया था। वर्तमान में कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना है। हर 10 वर्ष पे जनगणना का आयोजन किया जाता है, लेकिन वर्तमान जनगणना कोरोना की वजह से आपका नहीं हो पाया था। वर्तमान जनगणना आपका
कौन सा चल रहा है, 2011 का जनगणना ही चल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 92 में शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है, जिसका अर्थ मौसम होता है। कौन से शब्द से लिया गया, कौन भाषा का शब्द है, तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जहां से लिया गया है। भारत में अगर हम मानसून की बात करें तो भारत में किस मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं भारत में मिलेंगी, एक अरब सागर वाली शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। जिसमें कि 80% अगर हम कहें तो ये टोटल वर्षा का 80% दक्षिण पश्चिम से, लेकिन टोटल दक्षिण पश्चिम का 65% अरब सागर से होता है और बंगाल की खाड़ी से 35% वर्षा होती है। ये आगे चल के खुद 3 शाखाओं में बढ़ती है, ठीक है। एक आपका जो तट पे वर्षा होता है, पश्चिमी घाट पे वर्षा होता है, ठीक है, वहां पे। दूसरा आपका मध्य भारत में ये प्रवेश करता है, मध्य भारत में प्रवेश करता है और नर्मदा नदी घाटी में बारिश करवाता है, ठीक है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश क्यों लिखा जाए, मध्य भारत में प्रवेश करता है। और तीसरा राजस्थान के अरावली को क्रॉस करके सीधे आगे चले जाता है, जिसकी वजह से वहां पे वर्षा नहीं हो पाती है। और बंगाल की खाड़ी से मेघालय में वर्षा सबसे ज्यादा, मेघालय में वर्षा कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा हम कह सकते हैं कहाँ पे होता है, सर्वाधिक मासिन ड्राम में होता है। मासिन ड्राम जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, खासी पहाड़ी पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है और कीपाकार आकृति की वजह से होता है। आंसर क्या होगा, ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए। लिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैसे तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो आपका सबसे ज्यादा कौन सा होगा, राजस्थान का हो जाएगा, यानी सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, डी आना चाहिए। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका यूपी का हो जाएगा, यानी उसके बाद आपका कौन सा आएगा, उसके बाद आपका सी आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन है, बिहार है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। डी पहला राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, सी हो जाएगा, डी सी के बाद आपका ए बिहार हो गया। उसके बाद आपका असम का क्षेत्रफल है, असम, फिर आपका नागालैंड का है, तो बी, सी ए ई बी किस में है, डी सी ए ई बी, हाँ डी में है, आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। तो क्षेत्रफल के आधार पे सजा दिया गया है। हाँ तो अच्छा ये भी है, हाँ 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, संगत का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी आ सकता है, कोई बात नहीं, साइंस से रिलेटेड है, तो बता दीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या है, आर्गन दिख रहा है, हीलियम दिख रहा है, नियोन दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, तो कौन सा अलग होगा, सोडियम अलग हो जाएगा क्योंकि सोडियम एक अक्रिय गैस नहीं है। बाकी सारा आपका क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है, नोबल गैस भी कहते हैं, या जीरो समूह के तत्वों के रूप में भी इसे जाना जाता है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेनॉन है, रेनॉन, ये सब आपका क्या है, ये सभी आपका अक्रिय गैस। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 इसकी वैलेंसी होती है। आंसर क्या हो गया हमारा, डी सोडियम इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके साथ ही आपके एनटीपीसी के इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आर्ट्स का था और टोटल आपका डिस्कशन एनटीपीसी। चलिए मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।